हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कक्षा 10 अर्थात 10th क्लास के 2023 के एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए साइंस के टॉप क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन लिया गया है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन सेक्शन से। हम आपको आज इस सेशन में 40 प्रश्न करवाने वाले हैं, और यदि आप 30 प्रश्नों का सही और सटीक आंसर बता देते हैं तो आपकी तैयारी एग्जामिनेशन लायक हो चुकी है। लेकिन अगर 30 से कम पेपर अर्थात 30 से कम क्वेश्चनों का जवाब आप देते हैं तो इसका मतलब आपको तैयार रहने की या तैयारी करने की आवश्यकता है। चाहिए इस सेशन में कमर कस लीजिए और देखिए कि आज के 40 क्वेश्चन जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है, जो आपके 2023 के एग्जामिनेशन के लिए बेहतर होगा, उसमें से कितने प्रश्नों का जवाब आप दे पाते हैं। तो देखते हैं कि आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो कैसा है। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आ चुका है और इसका जवाब देने का आप लोग प्रयास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिए हम आपके लिए कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी रेखा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम पहले बता दें, इस पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सीधी रेखा में, अर्थात पहले क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दूसरा नंबर देखते जाइए, और जो पीछे क्वेश्चन छूट जाएगा वो देखिए यहां पर आपको आंसर भी देखने को मिल जाएगा। आप यहां से आंसर भी मिलान जल्दी जल्दी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, अर्थात कम से कम कितना होता है प्रकाश का वेग, यह आपको बताना है। निर्वात में न्यूनतम होता है, जल में होता है, वायु में होता है, या फिर कांच में होता है। तो हम बता दें इन सभी का राइट आंसर होगा प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है कांच में, और कांच का अपवर्तनांक शायद आप पढ़े होंगे 1.5 होता है। यह भी आप अच्छे से याद करेंगे, जिसमें प्रकाश का जो वेग होता है वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह भी आप अच्छे से याद रखेंगे। तो प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है कांच में, जबकि अधिकतम वेग पूछा होता तो इसका जवाब होता निर्वात में, अर्थात इसमें होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, जो कि आपके सामने है। तीसरे नंबर में तीसरे का जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। तीसरा प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा दर्पण होता है या क्या लगा होता है। तो मोटर गाड़ी जो होता है उसके चालक के सामने लगा होता है उत्तल दर्पण, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर अभी अभी चैनल पर हमारे जुड़े हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी लोग इस सेशन का मजा उठा सकें और आज के इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी पूरी कर सकें। देखिए आ गया आपके स्क्रीन पर चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न का जवाब क्या होगा यह समझने का प्रयास करेंगे। चौथा प्रश्न है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर गाड़ी जो होता है उसके चालन के रूप में तो हम जाने कि उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, लेकिन क्या हेडलाइट के रूप में कौन सा प्रयोग होता है। तो हेडलाइट में प्रयोग होता है बच्चों अवतल दर्पण, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही साथ अवतल दर्पण के और भी उपयोग जानेंगे। जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर का नाम जानते होंगे, डॉक्टर जो होते हैं वे आंख नाक कान की जांच करने के लिए भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आ गया आपकी स्क्रीन पर पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताना यह है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। आज के सेशन में काफी मजा आने वाला है और बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, ताकि आप अपने प्रश्नों का जवाब सही सही बता सकें। छठा प्रश्न देखिए आज के सेशन का। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन है डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स या एंगस्ट्रम। तो आप सभी को इसके बारे में पता होगा कि लेंस की क्षमता जो होती है उसका एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, मतलब जिसको हम लोग डी से दर्शाते हैं, या ये मीटर इनवर्स के रूप में भी लिखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर।
उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफी ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और हो सके तो अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करने का भी प्रयास करें। 7वां, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। प्रकाश जैसे अगर प्रकाश इस तरीके से गुजरता है तो इस चित्र को क्या कहते हैं? तो ऐसे चित्र को बोला जाता है किरण आरेख। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है 8वें नंबर में। और फिर बता दें कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आंसर पता चल पा रहा है या छूट जा रहा है उसका सामने उसका आंसर हम लिख दिए हैं, वो आंसर भी आप देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होती है, अर्थात फोकस निकाल के बताना है। तो फोकस के लिए अगर सेंटीमीटर में ऑप्शन है तो आप यूज करेंगे 100 बटा में P, मतलब उसका पावर। अगर 100 बटा में P करते हैं तो 100 बटा में 2। अब 2 से इसको कटा देते हैं तो 50 बार में कट जाता है। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा 50 सेंटीमीटर जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रश्न में हम कहेंगे ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे है आपके सामने बच्चों 9वां नंबर क्वेश्चन। आज के सेशन में मजा आने वाला है, वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें। किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है। देखिए वही क्वेश्चन थोड़ा सा हम यहां पर परिवर्तन करके आपको घुमा के लाए हैं। तो उसकी क्षमता क्या होगी? अगर अभी 8वें क्वेश्चन का जवाब आपको पता होगा तो जवाब दम आसानी से मिल जाएगा। उत्तल लेंस है इसलिए प्लस में आंसर होगा, अवतल अगर होता तो माइनस में होता, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 2D अर्थात 2 डायप्टर। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने 10 नंबर में है। 10वां प्रश्न देखिए, इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। क्या होगा इसका जवाब? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों का समूह क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है किरण पुंज। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, जिसमें प्रकाश कई सारे किरण पुंज के रूप में ऐसे गुजरते हैं। आइए 11 पर विचार करते हैं। 11 को देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों। 11 का जवाब होता क्या है? उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो याद रखेंगे अवतल अगर सामने पद आ जाए तो अवतल या लेंस हो या दर्पण, आप इसका चिन्ह हमेशा माइनस यूज करेंगे। तो उत्तल लेंस पूछा है, इसका मतलब इसका चिन्ह माफ कीजिएगा ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज आ गए हैं आपके 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। क्या होगा इसका जवाब? अवतल लेंस की क्षमता होती है। आ गया उसी का उल्टा। सारे क्वेश्चन हम आप लेने का प्रयास किए हैं ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन एकदम छोड़ ना सके। तो अवतल लेंस की क्षमता कैसे होगी? ऋणात्मक। अभी बात किया गया था, अवतल लेंस हो या दर्पण ऋणात्मक होता है। चलिए 13 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, आप इसको दम याद अच्छे से करेंगे। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर अवतल लेंस होता तो उसे बोलते अपसारी लेंस। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 14 नंबर। आ गया फिर से वही क्वेश्चन कि अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को अभी बच्चों बताए कि अपसारी लेंस कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारे प्यारों ऑप्शन नंबर सी। अगर आप आंसर से चूक जाते हैं तो देखिए बगल में हम आपका आंसर यहां पर इस तरीके से लिख दिए हैं, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। 15 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जो पारदर्शी नहीं होगा, मतलब जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जा पाएंगी, वो लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ऐसा शब्द है मिट्टी। ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए 16 पर विचार करते हैं और 16 को समझते हैं। 16 का जवाब क्या होना चाहिए? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो किसी दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो ऐसा दर्पण जो है वो उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बनता है, जबकि अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा
दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि समतल दर्पण में केवल बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे प्यारों ऑप्शन नंबर बी। आइए 17 देखते हैं। 17 पर देखते हैं क्या जवाब होता है इसका। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अभी भी बताएं कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा और छोटा दोनों बनता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात अवतल दर्पण। निकलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 18 नंबर में। 18 को बताइए। 18 का जवाब आपको पता होगा तो जरूर बताने का प्रयास करेंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन हो या प्रकाश का अपवर्तन हो, दोनों के दो नियम होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 19 नंबर में। 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्या होगा इसका जवाब समझेंगे। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। मतलब हवा का माध्यम जो होगा वो तो होगा विरल माध्यम और कांच का माध्यम हो जाएगा सघन माध्यम। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाता है तो अभिलंब के नजदीक अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अभिलंब के निकट। चलिए 20 को देख लीजिए। 20 का जवाब क्या होता है यह समझने का प्रयास करेंगे। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफिक जो कैमरा होता है उस कैमरे में प्रयोग होता है उत्तल लेंस, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। याद रखेंगे अवतल लेंस का प्रयोग एक सामान्य तरीके से होता है, वो होता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। बाकी जितने भी होते हैं उसमें मुख्य रूप से आपका जवाब मिल जाएगा उत्तल लेंस। चलिए 21 को देखिए। 21 क्या है यह समझने का प्रयास करेंगे और आंसर पता होगा कमेंट में जरूर बताएंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। आपको बता दें कि साइड मिरर का हिंदी रूप होता है जो कभी कभी एग्जामिनेशन में दे देता है, इसको लिखता है पक्ष दर्पण। इसे लिखा जाता है पक्ष दर्पण। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती हिंदी में और कभी कभी हिंदी बता के निकल जाता है। तो पक्ष दर्पण हो या साइड मिरर हो इसमें प्रयोग होता है उत्तल दर्पण का। जो ड्राइवर जो होता है वो ड्राइवर पीछे के वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी को। चलिए 22 क्वेश्चन की ओर आगे हैं। 22वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्या होगा इसका जवाब देखते हैं कितने लोग इसका बता सकते हैं, इसको बता सकते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उसकी वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या r का वैल्यू होता है वो 2f के बराबर होता है। आप पढ़े होंगे तो आप क्या करेंगे 2, और चूंकि यहां पर फोकस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर तो 10 यहां रख देंगे तो 10 दूनी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर दिया है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 23वें प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका जवाब होगा क्या? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में आपके एग्जामिनेशन में आया ही है। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 24 पर विचार करते हो। 24 को देखने का और समझने का प्रयास करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अभी बताएं कि जनरली आपका उपयोग जो बताएगा वो उत्तल लेंस का बताया जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए केवल अवतल लेंस का प्रयोग होता है, बाकी लगभग सभी में उत्तल लेंस का प्रयोग ही किया जाता है। चलिए 25 पर देखते हैं 25 का जवाब क्या होता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है वर्ड में, यहां शब्द होना चाहिए बनता है। देख लीजिएगा किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है ये केवल और केवल उत्तल लेंस, चूंकि छोटा बनता है तो छोटा जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक प्रतिबिंब। अगले क्वेश्चन में आएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए थोड़ा सा यहां पर आंसर ये गलती दे दिया हुआ है, यहां इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए।
परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I का जो मान होता है वो कोण R के बराबर होता है। आप पढ़े होंगे इसको दम अच्छे से, हम भी कई बार अपने सेशन में पढ़ा चुके हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। एकदम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में होने वाले हैं, इसलिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से वीडियो को देखिए और मेरे चैनल से जरूर जुड़िए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, सभी ग्रुपों में शेयर करने का प्रयास करें। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है या होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब होता तो यहां सवाल में आ जाता उल्टा होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए 28वें क्वेश्चन को देखते हैं। 28वें का जवाब देने का प्रयास कीजिए। इसका जवाब होगा क्या? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए को। 29 पर विचार करते हैं। 29 देखिए क्या है? 29 है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ अभी अवतल दर्पण का कुछ और उपयोग बताए थे, जैसे गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर जो होता है आंख नाक कान की जांच करने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि हजामती सैलून में भी, हजामती जो सैलून होता है इसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। आइए आ गया है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने 30 नंबर में। अभी यदि मेरी बात पर अगर ध्यान दिए होंगे 30 सवाल का जवाब आपको आसानी से पता होगा। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, ऑप्शन सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से आगे। 31 को देखिए। 31 है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या है? तो देखिए अगर डायप्टर में है तो आप यहां पर इसकी फोकस दूरी निकालना चाहते हैं तो फोकस दूरी निकलेगा 1/p से, और अगर आपके सामने ये सेंटीमीटर में ऑप्शन दिए हैं तो आप यहां पर 100 लगा देंगे, आपका जवाब आ जाएगा। तो देखिए एक डायप्टर है तो एक डायप्टर में हमें फोकस दूरी निकालनी है, तो 100 ऊपर हो गया और बटा में 1 लिख दिए, चूंकि पावर 1 डायप्टर दिया है तो 100 को 1 से भाग लगाएंगे तो 100 ही होगा, मतलब इसका जवाब होगा 100। लेकिन ऑप्शन में प्लस और माइनस दिए हैं, ध्यान देने वाली बात याद करिए, उत्तल लेंस जो होता है पॉजिटिव होता है, अवतल लेंस का मान माइनस में होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा मेरे बाबू ऑप्शन नंबर सी। ये गलती एकदम नहीं आप करेंगे एग्जामिनेशन में, हमें पक्का उम्मीद है। 32 किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 है, तो दर्पण और लेंस संभव है। तो याद कीजिए -15 है, इसका मतलब अवतल होगा। तो एक लाइन में जवाब दीजिए, दोनों अवतल है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 33 का जवाब जानने का प्रयास करेंगे, और 33 है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? पीछे अगर मेरे वीडियो पर ध्यान दिए होंगे तो आपको यह पता होगा, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन हो या अपवर्तन दोनों के 2 नियम ही होते हैं। 34 देख लीजिए। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान या स्नेल के नियम से हम लोग जानते हैं कि साइन आई का जो मान होता है वो साइन आर के बराबर होता है, पढ़े हम लोग। इसका मतलब ऑप्शन ए में सही दिया हुआ है, साइन आई बाई साइन आर, ऑप्शन ए के साथ। चलिए बढ़ते हैं यहां से भी जल्दी से आगे। 35 को देखते हैं। बस मात्र इसके बाद 5 प्रश्न दूर हैं आज के सेशन से, और कमेंट में अंत में जरूर बताइए आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आपको आज के सेशन से कितने प्रश्न सही किए। आपके लिए एक बड़ा चैलेंज। एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस कैसा होता है? तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 36 को देखते हैं। 36 क्या है? तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। याद रहे ये सवाल आपका लेंस से है, तो लेंस में आप याद रखेंगे v/u होता है। यदि दर्पण पूछा जाता तो केवल आप यहां माइनस लगा देते, लेकिन यहां पर लेंस पूछा है, प्लस में v/u होगा, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का जवाब कहेंगे ऑप्शन नंबर डी होगा।
अंत में जरूर बताते जाइए कि आपको इस सेशन में कुल कितने प्रश्न सही किए, क्या सभी प्रश्नों में 30 प्रश्न सही कर पाए। अगर कर पाए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, तो ये होता है F बराबर R/2 और यहां पर a स्मॉल r दे दिया है। तो आप देख लीजिए ये किस ऑप्शन में, ये किसी ऑप्शन को मैच नहीं करता है, इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपके सामने दे दिया गया है R=2F और ये दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 प्रश्न और दूर हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते जाइए। वीडियो पर अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करते जाइए और अलग अलग दोस्तों में, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए 39 देख लीजिए। 39 है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है या उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वह वास्तविक और उल्टा होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज के अंतिम सेशन की ओर आ गए हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे इस सवाल का जवाब होगा क्या। प्रश्न क्या है देख लीजिए। प्रश्न है कि उत्तल लेंस में जब F और 2F के बीच रखा जाता है वस्तु छूट गया है, तब बना प्रतिबिंब होता है। बिंब दे दिया है, सॉरी माफ कीजिएगा, सारे सही है। तो इसका राइट आंसर होगा बड़ा और वास्तविक। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो काफी ज्यादा आनंद आया होगा। इस वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर करते जाइए। अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम।